बच्चों अभी हम लोग कल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हमें ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ, ये आपको जानना चाहिए। वैसे इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये जैसे एक ईएमएफ टॉपिक है तो ये आपको क्लास 12th में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर भी वैसे ही आप उसको रैंडमली जानते रहिए कि ये होता क्या। जैसे एक चीज होती है ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी के कारण लगाई जाती है। अच्छा, एक बात और आप जानते रहिए कि जो अभी रेजिस्टेंस हमको पढ़ना भी है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है लोड अप्लाई करना। लोड में जैसे हम बोले फैन, जैसे बोले एसी, या जैसे बोले कोई बल्ब, या बोले हीटर, कहने का मतलब ये हुआ अगर हम कोई भी डिवाइस लगा देते हैं उसको हम लोड बोलेंगे। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को खर्च करेगा। फैन खर्च करता है, एसी, बल्ब, हीटर, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फ्लो को डिस्टर्ब करता है। जो चीज फ्लो को डिस्टर्ब करती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आएंगे और ठीक से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, ये आपको याद होगा कि ये हमने क्या बनाई है, स्विच। अब देखिए ये स्विच इसके साथ टच नहीं है, इसका मतलब कि कनेक्शन कट गया है। इसका मतलब ये वाली स्विच, अब इसको बोलेंगे ये ऑफ, मतलब ये और भी तरीके से नाम है। जैसे आपको पता है, जब कल मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहती है, कंटिन्यूअस नहीं रहती है, तब उसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इसका यही तो मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर मैं कहूँ स्विच को मैंने हटा दिया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, इसका मतलब ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि अब ये स्विच ऑफ। स्विच ऑफ जब हम करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमने सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर सर्किट ऐसे टच थी तो स्विच ऑफ करने का मतलब सर्किट को मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ, ये हो गया स्विच ऑफ। इसका मतलब हुआ कि मैंने सर्किट को ब्रेक कर दिया। फिर से सुनिए, अब मैंने क्या किया, अगली बार मैंने इसको इससे टच करा दिया। ये देखिए इस वाले फिगर में मैंने इसको टच करा दिया। इसका मतलब अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब अब सर्किट क्लोज हो गई, मतलब अब सर्किट कंटिन्यूअस हो गई है। अच्छा, अब इस बात को आप ध्यान से फिर सुनिए थोड़ा सा, उसके बाद तब हम यहाँ पर ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कल हम एक सर्किट आपको पढ़ा रहे थे, तो जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट है, यहां मैंने क्या लगाया है, रेजिस्टेंस। उसके बाद ऐसे ये एक बैटरी है, और आपको पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है। ये करंट इधर जा रही है और ऐसे रेजिस्टेंस से होते हुए ये ऐसे होते हुए करंट चली गई, आई करंट आई इधर गई, फिर ये करंट इधर, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर बाद में वहाँ पर रिएक्शन हुई। फिर से जो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ था, रिएक्शन के कारण फिर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है, और ये क्लोज प्रोसेस, ये क्लोज। अच्छा, यहाँ आप ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को रोकता है। अब रेजिस्टेंस किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब लोड के फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, बल्ब, कोई भी डिवाइस, वो सब रेजिस्टेंस के रूप में। अगर वो कोई बोल देगा कि हाँ मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, चाहे ये बोले कि मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, चाहे बोले कि मैंने लोड लगाया है, चाहे बोले मैं एसी लगाया हूँ, कोई बोले मैं कूलर लगाया हूँ, कोई बोले मैं फ्रिज लगाया हूँ, रेफ्रिजरेटर, तो इसका ये मतलब हुआ कि पक्का है कि वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं। अच्छा, अब ये भी बात आपको पता है कि अगर ये जो वायर है
ये वायर एक कंडक्टर है, वायर एक क्या है, कंडक्टर है। इसमें क्या है, इसमें आप कहेंगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, तो हमें ये बैटरी लगानी पड़ती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बैटरी लगाने से ही हम इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज को फ्लो करा पा रहे हैं। और आपको पता है अगर किसी भी चीज को हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो पक्का है हमें क्या लगाना है, हमें फोर्स लगाना है। बिना फोर्स लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाएगा। तो यही इसका मतलब है कि बैटरी हमें क्या देती है, बैटरी हमें ईएमएफ देती है। इसकी और भी बातें हैं लेकिन ये आपके लेवल की नहीं है, अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बैटरी लगाने से हमको कौन सा फोर्स मिलता है, तो आप कहेंगे ईएमएफ वाला फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही जो यहाँ पर चार्ज का फ्लो होता है वो ईएमएफ के कारण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अब एक सर्किट स्विच लगाई, ये देखिए ये सब रिप्रेजेंटेशन है और आप एक बार किताब में जरूर इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। अभी देखिए मैंने इसको इससे टच नहीं कराया है, तो इसका मतलब अब ये सर्किट का जो कंटीन्यूअस क्लोज पाथ था वो डिस्कनेक्ट हो गया। इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। फिर से सुनिए, अगर मैं इसको इस पर टच कराता हूं तो इसका मतलब अब ये सर्किट कंप्लीट हो गई। इसका मतलब करंट का फ्लो होने लगा। इसका मतलब कि जो हम लोड लगाएंगे वो काम करने लगेगा। तो हम बोलेंगे अब ये स्विच ऑन। ये बात आप इतनी समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आप और ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ पर। अब क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई क्या है, कंडक्टर। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बाद में अभी रेजिस्टेंस में काम आएगी। अच्छा, कंडक्टर के अंदर क्या पाया जाता है, आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं? इसका आंसर है यस, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो आप ये पूछेंगे, अरे जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमको पोटेंशियल लगाने की क्या जरूरत है, तब तो इसमें करंट आएगी नहीं। करंट किसी भी चार्ज पार्टिकल को या फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने से नहीं बनती। हाँ, ये बात सही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के या किसी भी चार्ज पार्टिकल के मूव करने से ही करंट बनती है, लेकिन करंट तब बनेगी जब सारे के सारे पार्टिकल एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब जाकर के वहां करंट बनती है। अगर वो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो वहां पर कोई करंट नहीं बनती है। कोई भी जनरल मटेरियल होता है वो सामान्य टेम्परेचर पर, सिंपल टेम्परेचर पर भी वो वाइब्रेट करता रहता है, वो रैंडम मोशन करता रहता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऐसे 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 जा रहा है। इसका मतलब मूव तो कर रहा है, ये कोई बात नहीं हुई, मूव कर रहा है एकदम सही। लेकिन इस रैंडम ब्राउनियन मोशन मतलब उथल पुथल के मोशन से करंट जनरेट होने वाली नहीं है। करंट तभी जनरेट होगी जब ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। ये देखिए, ये एक पैटर्निक डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये चार्ज मूव करने लगते हैं तब हम बोलते हैं तब करंट बनती है। तो ये बात मैं पहले भी आपको बताया हूं, लेकिन इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमको रेजिस्टेंस समझना है।
करंट चार्ज के मोशन से बनती तो है, चार्ज मोशन से, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है, पार्टिकुलर डायरेक्शन मस्ट है, पार्टिकुलर डायरेक्शन मस्ट है। विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन कोई भी करंट का फ्लो होने वाला नहीं। अच्छा, फिर से सुनिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, मैंने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, इसका मतलब कि ये मोशन कर रहा है। ये वाला मान लीजिए इधर जा रहा है, यहाँ वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, यहाँ वाला इधर जा रहा है, तो इधर वाला इधर आ रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो इधर वाला इधर आ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर सब अफरा तफरी का मोशन कर रहा है, कोई इधर जा 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 रहा है। तो सब क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो इधर से आ रहा है वो इसको कैंसिल कर देता है, जो इधर जा रहे हैं वो इसको कैंसिल कर देते हैं, जो इधर जा रहे हैं वो इसको कैंसिल कर देते हैं, जो इधर आ रहे हैं वो इसको कैंसिल कर देते हैं। कहने का मतलब जब ये ब्राउनियन मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन का मतलब हुआ जब ये उथल पुथल वाला मोशन करते हैं, रैंडम वाला मोशन करते हैं, कोई इनका पैटर्न नहीं रहता है, तो ये आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ये इधर से आ रहा है तो ये इसको कैंसिल किया, ये इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इसको इधर कैंसिल कर दिया। तो कहने का मतलब नेट में कुछ नहीं बचता, इसीलिए हमको करंट नहीं मिलती। करंट हमें तब मिलेगी जब ये सारे के सारे एक सिस्टमैटिक तरीके से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब हमें करंट मिलेगी। अच्छा, जब ये सिस्टमैटिक तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ कोलिजन नहीं होगी, टकराहट नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगा। जब ये पैटर्न तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पर कोलिजन होने की संभावना नहीं है, और जहां कोलिजन होने की संभावना नहीं रहती है, जहां पर ये स्मूथली मूव कर सकते हैं, इसका मतलब करंट वहीं फ्लो करेगी। फिर से सुनिए, जहां पर कोलिजन रहेगा वहां पर रेजिस्टेंस रहेगा। मैं आपको धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ ले चल रहा हूं। ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मूव नहीं करने देती। और आपको पता है करंट तभी मूव करेगी जब चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तब। जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर वही चार्ज पार्टिकल रैंडम इधर उधर मोशन करने लगते हैं। इसका मतलब जब वो रैंडम इधर उधर मोशन करेंगे तो पक्का है वो एक दूसरे से क्या होंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, और कोलाइड होकर के वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद उसका नेट कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए वहां पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, या आप कहें तो मिनिमम हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही हो। तो एक बात आपकी ये समझ में आई, अगर सब एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, अगर मान लीजिए कि रोड पर सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां फ्लो होना आसान है। अगर पता लगा रोड में कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो वहां पर जाम लग जाएगा, वहां कोई फ्लो होने वाला नहीं है। वहां गाड़ियों का जो स्मूथ फ्लो हो रहा था एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर कोई अपना कोई इधर से आ रहा है, 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 तो इसका मतलब कि वहां जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जब फ्लो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो कोलिजन के कारण आकर के सब एक दूसरे को जाम कर दिए। इसका मतलब कि उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। जहां पर फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब कि वहां पर रेजिस्टेंस है, वहां पर बाधा है, वहां पर रुकावट है। तो यही जो रुकावट होती है यही रेजिस्टेंस है। तो आइए हम इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और कोलिजन तब होता है, रेजिस्टेंस तब होता है जब क्या होता है, कोलिजन। और कोलिजन कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। ये बात आप यहां ध्यान से इसको आप जानते रहिए। रेजिस्टेंस तब होगा जब चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल करने की फिराक में रहेंगे। तो इसका मतलब फ्लो जो है हमारा वो सही कंटिन्यूअस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट कर दिया, उसका विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, फ्लो का।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक पार्टिकुलर ये है कि करंट के फ्लो का जब वो रजिस्ट करे तो इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस है। ये आपको भी इतनी बात समझ में आ रही है। अब आइए हम समझते हैं ओम्स लॉ। क्या समझते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम इसको चर्चा करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और किसके किसके बीच में उन्होंने रिलेशन देखा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशन निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशन निकाला और जिसको उन्होंने फिर ओम्स लॉ का नाम दिया। अब ये जो ओम्स लॉ है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। आपको ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये लॉ बनाया गया है। तो उन्होंने एक बात दी और ये बात आपको समझ में आती भी है। उन्होंने क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने रिलेशन बनाया। क्या बनाया? आइए इसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि किसी सर्किट में जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगी। मतलब जितना ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और सही बात है। अगर मान लो कोई सर्किट है, कोई क्या है सर्किट है, मान लीजिए यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगाया बल्ब के रूप में और ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रही है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसका मतलब कि उसमें करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। फिर से सुनिए, अगर मैं कहूँ एक के प्लेस पर आप यहाँ 2 बैटरी लगा दीजिए तो इसका मतलब हमने पोटेंशियल और बढ़ा दिया तो यहाँ हमको करंट और मिलने लगेगी। अगर हमने और बैटरी बढ़ा दी तो और यहाँ पर पोटेंशियल मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी और मिली। तो कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखा गया कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा हमें करंट की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसको मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको वाटर के लेवल से भी समझना है। वाटर का लेवल जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतना ज्यादा उसका फ्लो का मतलब करंट उतना ज्यादा उसका फ्लो होगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास कोई एक पाइप है, अगर ये पाइप ऐसी है, इसमें मान लीजिए पानी भरा है, अगर मान लीजिए ये इसका लेवल है तो लेवल से ये अभी इसका लेवल सेम है तो इसका मतलब यहाँ कोई फ्लो नहीं है। देखिए ये है लेवल, लेवल को आपको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब फ्लो कुछ नहीं होगा। मैंने फिर से एक काम किया, मैंने इसको हल्का से ऐसे झुका दिया। अब जब मैंने इसको हल्का से झुका दिया तो यहाँ पर लेवल कुछ और है, यहाँ पर लेवल कुछ और है, मतलब कुछ लेवल का डिफरेंस आया तो यहाँ पानी का फ्लो होगा, कुछ तेजी से होना शुरू करेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने इसको और भी झुका दिया, मैंने इसको और पकड़ करके झुका दिया तो आपने देखा इसमें लेवल का डिफरेंस और ज्यादा आ गया। पहले इतना था, अभी इतना हो गया। लेवल का डिफरेंस और ज्यादा मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस और ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पानी का फ्लो, मतलब पानी के फ्लो को आपको करंट के रूप में लेना है। इसका मतलब यहाँ पर करंट का फ्लो और हो। तो आपने एक बात देखी कि जैसे जैसे अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे मतलब फ्लो बढ़ता चला जाएगा। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। तो आप इस बात को ऐसे लिखिए, क्या लिखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी का इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन का ये मतलब होता है अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी।
इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जितना ये बढ़ेगी उतना ये बढ़ेगी, केवल बढ़ने से मतलब है बस। जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब सिर्फ बढ़ने से, केवल बढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 5 है, तो मान लीजिए करंट यहाँ 1 हो गई, सॉरी हाँ 1 हो गई। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मैंने 8 कर दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए करंट 1.5 हो गई। मान लीजिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 13 कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ करंट 2 हो गई। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 18 कर दिया, तो यहाँ करंट क्या हो गई, यहाँ करंट मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 2.5 वोल्ट। अब देखिए वो इसका ये मतलब नहीं है, अभी मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात समझा रहा हूँ। इत्तेफाक से यहाँ पर जितना हम लोग करंट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता चला, सॉरी जितना हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट उतनी बढ़ती है, ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जितना वो बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ बढ़ने से है बस। प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब है, आपको बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर 5 से 8 हुआ, मतलब कुल मिला के बढ़ा, कितना बढ़ा इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी बढ़ा है, देखिए यहाँ भी बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी बढ़ा। कहने का मतलब सिर्फ इंक्रीज से है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब सिर्फ किससे है, इंक्रीज से है। अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, घटती है, तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब क्वांटिटी से मतलब नहीं। अच्छा ये है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका ये मतलब हुआ इस साइन का। अच्छा ये क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब इसका उल्टा होगा, या मैं ये कहूं अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ध्यान सुनिए, अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा। फिर से सुनिए, अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हुआ। जब हम 1 अपान करके लिखते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान y। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे आप ध्यान से सुनिए, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो आइए इसको यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया R। तो यहाँ पर जो R है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के ओम्स लॉ से हमें ये एक क्या मिला, फार्मूला। ओम्स लॉ से हमें एक क्या मिला, फार्मूला V इज इक्वल टू IR, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट। अच्छा अब इसको फिर से सुनिए, फिर से सुनिए स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट इसका ये है, ओम्स लॉ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता भी है। स्टेटमेंट क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट in a circuit is directly proportional to
पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब वो पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर उस पार्टिकुलर करंट की बात हो रही है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर वैरी कर दिया जाएगा तब ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जो एक्सपेरिमेंट मतलब जो रिलेशन हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में देख रहे हैं वो हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही उसकी सारी स्टडी करेंगे। मतलब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे रहेंगे, हम टेम्परेचर को नहीं बदलेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने एक डिवाइस थी मेरे पास, वहां पूरी मेरी एक सर्किट कंप्लीट थी, वहां मैंने बैटरी लगाई थी, मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर था 35, वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर था, वहां पर मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। फिर मैं क्या किया, मैं उसी को उठा करके सारे एपेटस को मैं जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहां पर था, मैं वो एक्सपेरिमेंट वहां पर जाकर करने लगा। तब ये जो ओम्स लॉ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, तो वहां पर वो पैटर्न लागू नहीं होगा। तो इसीलिए ये ओम्स लॉ मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट के क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तब लागू होगा जब आप एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही उसको देखेंगे। मतलब आप उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब आप उसको 35 डिग्री सेल्सियस पर रखे रहिए और तभी आप उसको देखिए, तो उस समय उसका भी उसके आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका भी उसके आई की, उसका भी उसके आई की। फिर से यही काम करिए। मान लीजिए अब अगर आप जा करके उसी पूरे एपेटस को और कम टेम्परेचर में रख दीजिए, तो वहां पर जो भी आई बनेगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कहने का मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो आप सेम टेम्परेचर पर करिए। ऐसा नहीं कि एक V और I की कॉम्बिनेशन की वैल्यू एक टेम्परेचर में निकालिए और दूसरी V और I की वैल्यू एक टेम्परेचर में निकालिए, तब वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ये सारा V और I का रिलेशन, जितनी भी वैल्यू आप निकालेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज आपको एक गिवन टेम्परेचर में ही ये करनी पड़ेगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि हमें इसका ग्राफ भी पढ़ना है। ओम्स लॉ का अब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ। और आपको ये पता है कि जो ग्राफ होता है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो रिलेशन के बीच में ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, और ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि आपने वहां पर ग्राफ मोशन का प्लॉट किया था। वैसे आपने देखा होगा ग्राफ किसी का भी प्लॉट किया सकता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसका भी ग्राफ रहता है। तो किसी भी चीज का अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर मेरे सिलेबस में ओम्स लॉ का जो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू RI, जो ये ओम्स लॉ है, हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, ग्राफ भी हम इसका पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि ग्राफ हम लोग किस पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ हम लोग जो कार्टेशियन सिस्टम होता है इस पर प्लॉट करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर V कर लिया और मैंने इसको क्या कर लिया, I। अब ये भी आपको पता है, क्लास 9 में आपको बताया गया है कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर I की वैल्यू या V की वैल्यू अपने मन से रखेंगे और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर I की वैल्यू अपने मन से रखी, तो V की वैल्यू हमको इक्वेशन में रखने के बाद मिलेगी। जैसे ये आपको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ऐसे चार्ट बनाते हैं, यहाँ V और आपने I लिखा। मान लीजिए आपने यहाँ V की वैल्यू 10 रखी, तो यहाँ पर I की वैल्यू 5 मिली। V की वैल्यू आपने फिर से 20 रखी तो I की वैल्यू 10 मिली। V की वैल्यू आपने 30 रखी तो I की वैल्यू कितनी मिली, 15 मिली। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आपको पता है ये अगर हमें R की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि आपको भी बताया था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, तो
एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर मटेरियल बदल गया तो ये आर की वैल्यू बदल जाएगी। अगर ये पार्टिकुलर मटेरियल वही है तो उस पार्टिकुलर मटेरियल के लिए उस पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, उस समय तक आर की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने मान लीजिए टेम्परेचर नहीं बदला, वो मटेरियल नहीं बदला, तो इसके आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर आर की वैल्यू है कितनी। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ आर क्या हो गया, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। यहाँ देखिए V की वैल्यू पहले कितनी थी 10 अपॉन आई की वैल्यू कितनी 5, तो इसका आंसर कितना है 2। अच्छा, फिर से इधर देखिए V की वैल्यू कितनी थी 20, आई की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी आई 2। 2 क्या है रेजिस्टेंस, 2 क्या है रेजिस्टेंस। फिर से ऐसे भी इसकी वैल्यू 30 अपॉन 15, 30 अपॉन 15, इसकी भी वैल्यू कितनी आई, आंसर है 2। तो देखो ये वैल्यू कांस्टेंट 2 2 2, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आर की है। मतलब उस कांस्टेंट आर के लिए, कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए V और I का ये रिलेशन। तो हम इसी के बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर I लिखा है, तो I कितना हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ये है 5, ये है 10 और ये है 15। अच्छा, ये पोटेंशियल इसका ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। तो आपको पता है, पहला आप देखिए I5 पर V10, I5 पर ये I है, ये I और ये क्या है, ये है V, ये V है। I5 पर ये 10 मतलब यहाँ एक पॉइंट मिला, I10 पर मतलब एक पॉइंट यहाँ मिला 20, I15 पर मतलब ये 30 मतलब यहाँ एक पॉइंट मिला। अब हम इसको मिला देंगे, ये क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर, लीनियर को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इसी टाइप का, स्ट्रेट लाइन इसी टाइप का। अच्छा, अब हमें यहाँ आगे समझना है कि रेजिस्टेंस क्या है। वही बात है जो अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस समझाया था कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। फ्लो किसके कारण रोकता है, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोलिजन के कारण, वहां पर अनपैटर्न तरीके से कोलिजन होता रहता है, उसी कोलिजन के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अच्छा, अभी भी एक बात है कि जैसे मटेरियल बदलता है रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे वैसे बदल जाती है। एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जब उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये आपका था ओम्स लॉ। अब हम यहां समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा। रेजिस्टेंस को ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अपोजिशन है। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। मतलब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। कोई कहेगा हाँ इनके पास रेजिस्टेंस है, इसका ये मतलब हुआ रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, वो करंट के फ्लो का विरोध करती है। मतलब अगर किसी भी मटेरियल में करंट जा रही है, अगर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब वो करंट के फ्लो होने को रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका रेजिस्ट करेगा, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस वो किस कारण करता है, वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो उस मटेरियल के अंदर जो ब्राउनियन मोशन, जो रैंडम मोशन हो रहा है, उसके कारण वो इधर उधर करके कोलाइड करके वो उसको रोक देता है। तो ये हुआ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना, और ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती
अच्छा, अब आगे बात ये आती है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अफेक्टिंग फैक्टर इसका क्या क्या है। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा, बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, सब एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब हम किसी मटेरियल की क्या बढ़ा देंगे, लेंथ, एल फॉर लेंथ, आर फॉर रेजिस्टेंस है। मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम ये देखा किसी मटेरियल की लेंथ हम जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो विरोध करने की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। ये बात सही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास वही मटेरियल है, उसी मटेरियल का बना है, मान लीजिए मैं कहूँ ये कॉपर का बना है, इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, कॉपर उसी सेम मटेरियल का एकदम हूबहू वही मटेरियल मैंने यहाँ पर भी उसको रखा, जितना मोटा ये था उतना मोटा ये भी था, लेकिन ये भी कॉपर का था, लेकिन इसकी लेंथ अलग है, ये किसी और लेंथ का है और ये किसी और लेंथ का है। ये आपको पता है लेंथ इतनी बड़ी है और ये वाली लेंथ ज्यादा है। अब आपको पता है कि अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, अगर इसकी लेंथ कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी से यहाँ पर पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल हैं इसको अपोज करने वाले, मान लीजिए जो हल्का फुल्का भी रहे इसको अपोज करने के लिए, एकदम आइडियल कोई मटेरियल नहीं होता जिसमें 100% करंट फ्लो। इसमें हल्का फुल्का भी पार्टिकल जो उस करंट के फ्लो को कोलाइड करेगा तो रहेगा, लेकिन अगर ये छोटा है तो यहाँ पर पार्टिकल कम रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर विरोध कम सहना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस कम है। अच्छा, वही सेम मटेरियल था, सेम मोटाई थी, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने से इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, इसमें विरोध करने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा आ गई। पहले इस करंट को बेचारी को यहाँ से चली, यहाँ पर तो खत्म हो गया, इसकी सारी झंझट खत्म हो गई, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने और लेंथ बढ़ाई तो इसका मतलब इतनी लेंथ थी, अब इसको इतना एक्स्ट्रा और लड़ाई करनी पड़ी, इसका मतलब इसको इतना विरोध और सहना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हो गया है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब फिर से सुनिए दूसरा, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये ए क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखिए ये जहां से हम इसको कट करते हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये चौक है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, ये बात अच्छी। अच्छा, वो कैसे, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने वही सेम मटेरियल लिया, किसका, कॉपर का। अभी तक हम लेंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा लेंथ पर डिपेंड करता है, पहले ये लेंथ थी अभी ये लेंथ हो गई थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि जो रेजिस्टेंस है वो अब क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब उसकी मोटाई पर भी डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर था, ये कॉपर का वायर है, चलिए ठीक। अब हम यहाँ लेंथ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम लेंथ नहीं बदलेंगे, हम सेम मटेरियल का एक वायर लेंगे, मतलब कॉपर का ही हम वायर लेंगे। और अब की बार हम क्या करेंगे, देखिए दोनों की लेंथ सेम, अब की बार हम चर्चा कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी मोटाई की, इसकी मोटाई की। हम देखना चाहते हैं क्या इसकी मोटाई पर, या मैं बोलूं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी ये डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है यस। तो एक्सपेरिमेंट से हमने पाया
कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब यहां देखिए, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और ध्यान से सुनिए, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम, मतलब यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो कह रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा रहेगा मतलब रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पतली सड़क है तो वहां पर कोलिजन होने की ज्यादा संभावना है, वहां रजिस्ट होने की ज्यादा संभावना है। अगर हमने उसी सड़क को और चौड़ी कर दिया तो वहां पर फ्लो होने की संभावना ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसका ये मतलब हुआ अगर ये चीज पतली रहेगी तो इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस की पावर ज्यादा रहेगी। अगर मैंने इसको फैला दिया आराम से तो जो बेचारा जगह के कारण या प्लेस के कारण वो टकरा जाता था तो वो बगल से निकल जाएगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी ज्यादा रहेगी, इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस उतना कम होने की संभावना है। मतलब जितना फैलाव रहेगा टकराने की संभावना उतनी कम है। तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम रहेगा। फिर से सुनिए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए मतलब वो पतला होता चला जाए, जगह कम होती चली जाए, जितना ज्यादा कम होती चली जाएगी इसका मतलब वहां क्राउड बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला ये और दूसरा ये। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो हम पाए R is directly proportional to L। पहले इक्वेशन को कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अभी देखिए ये अपान ए में है तो मल्टीप्लाइड बाई अपान ए, दोनों बात को मैंने कंबाइन कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R is directly proportional to L अपान ए। अच्छा, अब यहाँ पर हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा रो L बाई ए। जहां पर रो क्या है, रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर भी रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पर R एक रेजिस्टेंस है, L क्या है उस कंडक्टर की या उस मटेरियल की लेंथ है, ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आइए अब इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या पाया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अच्छा, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से इसको सुनिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता रेजिस्टेंस ही है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही होता है तो हमें ये फालतू में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो रेजिस्टेंस भी जब वही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वही है, तो आखिर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। मतलब मैं बोल रहा हूँ
रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? विरोध करने की। अगर किसी भी मटेरियल में करंट के फ्लो करने की, विरोध करने की प्रॉपर्टी आ जाए कि हम तुमको फ्लो नहीं होने देंगे, मतलब इसके पास विरोध करने की प्रॉपर्टी है, तो हम जनरली से बोलेंगे अच्छा इसके पास रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस। अच्छा, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? मतलब कोई मटेरियल कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मटेरियल टू मटेरियल बदलती चली जाती है। तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उसका स्पेशल रेजिस्टेंस कितना है। नहीं समझे? फिर से सुनिए, फिर से आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? इधर देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं यहां, मेरे पास एक प्लास्टिक की पाइप है। किसकी पाइप है? प्लास्टिक। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको समझा रहा हूं कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग इसमें है क्या। मान लीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक की पाइप है, इसमें पानी जाता है। क्या जाता है इसमें? वाटर। चलिए ठीक है। अच्छा, फिर से सुनिए, मान लीजिए मेरे पास एक और पाइप है। ये पाइप मिट्टी की बनी है। किसकी बनी है? मिट्टी की। इसमें भी हम क्या ले जाएंगे? पानी। अब ध्यान सुनना, प्लास्टिक की पाइप से अगर हम यहां पानी डालेंगे तो यहां पानी गिरेगा। और आपको पता है ये मटेरियल अपने अंदर पानी को बहुत कम कंज्यूम करेगा। हाँ, एक आध बूंद ये जरूर यहां पर अपने आप को ले लेगा, लेकिन जितना पानी आप यहां डालेंगे उतना पानी यहां गिराएगा। इसका मतलब ये पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पानी के फ्लो को उतना रेजिस्टेंस नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन 100% ऐसा भी नहीं है कि 100% जितना मैंने डाला था पानी यहाँ पर उतना यहाँ पर निकल गया। ये भी सही बात नहीं। कुछ ना कुछ, चाहे वो भले 2 बूंद ही सही, 2 ड्रॉप ही सही, इसको कंज्यूम किया होगा। कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस है तो, लेकिन वो बहुत कम है। उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। अच्छा, फिर से सुनिए, ये मटेरियल किसका था? प्लास्टिक का। अच्छा, अब मान लीजिए जितना पानी मैंने इसमें फ्लो कराया था, हमको लगभग उतना पानी मिल गया, एक आध दो बूंद नहीं मिला। एक आध दो बूंद नहीं मिला तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे अच्छा इसके पास रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बहुत कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मिट्टी का है। अब आपको पता है कि जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर मान लीजिए उतना ही पानी मैंने यहाँ पर छोड़ा तो आपने देखा जितना हमको मिलना चाहिए था उतना पानी यहाँ पर हमको नहीं मिला। यहाँ उतना पानी नहीं मिला। तो इसका ये मतलब हुआ कि ढेर सारा पानी, या मैं ऐसे बोलूं इससे ज्यादा ही पानी इसने सोख लिया। इसका मतलब इसने उस पानी के फ्लो का विरोध किया है। ये बात आपको समझ में आती है? इसने पानी के फ्लो का विरोध किया है और इसने ज्यादा किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। फिर ध्यान दें, ये भी पानी रोक रहा है भले 2 बूंद, ये भी पानी रोक रहा है भले 1 लाख बूंद। 1 लाख बूंद पानी ये 1 लाख बूंद पानी रोकता है, ये 1 बूंद पानी रोकता है। मतलब रोकने की प्रॉपर्टी इसमें भी है, रोकने की प्रॉपर्टी इसमें भी है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इसमें भी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसमें भी है। रेजिस्टिविटी क्या है? देखिए, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो जो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, किसके कारण बदली है? आप कहेंगे मटेरियल के कारण बदली। किसके कारण बदली? मटेरियल कारण बदली। यहाँ मटेरियल किसका था? प्लास्टिक का। यहाँ मटेरियल किसका था? मिट्टी का। तो इसका मतलब अब ये स्पेशल हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। वो किसके कारण बदला? आंसर है वो उस मटेरियल के चेंज होने के कारण बदला। तो ये चीज जो हम बता रहे हैं मटेरियल के चेंज होने के कारण, तो हम उसको बोलेंगे ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है।
जैसे मैं कहूँ एल्युमिनियम का वायर है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और है, कॉपर का कुछ और है, आयरन का कुछ और है। मतलब जितने भी मेटल हैं सब में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहेंगे तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और हम मार्केट से वही खरीद करके लाएंगे जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कम रोकी जाएगी वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा हमारे लिए वायर अच्छा रहेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? आंसर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल कैसा? कॉपर है तो वहां अलग रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम है तो वहां अलग रेजिस्टेंस, कोई और मटेरियल है तो वहां अलग रेजिस्टेंस। तो मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बदल रही है। वो कौन बताएगा? वो बताएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो की वैल्यू। अच्छा, अब आइए हम लोग इसकी यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? अभी आपने देखा V = IR, तो आपको पता है ये सब मैंने आपको क्लास 9 में सिखा रखा है कि आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। ये क्या है? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या हुई? V/I = R। तो बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? आंसर है वोल्ट। अपॉन करंट की क्या होती है? आंसर है एम्पियर। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की यूनिट हुई वोल्ट पर एम्पियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर की पावर -1। अच्छा, ये भी सही है। अब इसकी एक दूसरी यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। ओम का प्रेजेंटेशन होता है ये है ओम। इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हमें बताना है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 4 है तो यूनिट इसको लगाएंगे ओम। चाहे लगाइए ओम, चाहे लिखिए वोल्ट अपॉन ए, चाहे लिखिए V की पावर -1। तो कहने का ये मतलब है चाहे आप लिखिए ओम्स, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की यूनिट। अच्छा, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट हुई, इसको आप ध्यान से सुनिए। फिर से वही फार्मूले का यूज करिए। आपको पता है R = ρL/A। हम किसकी यूनिट निकालना चाह रहे हैं? आंसर है इसकी। तो इसका मतलब इसको आप यही छोड़ो, बाकी सबको एक तरफ ले चलो, तो ये हो गया RA/L = ये। अच्छा, आपको पता है, अब आप इसकी यूनिट निकालिए। आपको ये भी पता है रेजिस्टेंस की क्या होती है? ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसको क्या होता है? आपको पता है मीटर² अपॉन ये लेंथ क्या है? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये क्या हो गया? रो। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये क्या हो गया? ओम मीटर। इसका मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू।